हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आ रही होगी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कमरुज़्ज़मा और पदोरा की कहानी भाग 12। बहादुर के घर के बाहर गया क्योंकि आमंत्रित मित्र आ पहुंचे थे। उसने उनसे बहाना बनाया कि एक अपरिहार्य कारण से दावत स्थगित करनी पड़ी है। मैं आप लोगों को फिर बुलाऊंगा। आज के लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। मित्रगण बाहर ही से वापस लौट गए। इधर बहादुर गुलामों जैसे कपड़े पहनकर आया और शहजादे के पैरों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। अमजद ने बनावटी क्रोध में कहा कि तुम सुबह के गए थे, अभी तक कहाँ मर गए थे। बहादुर फिर क्षमा याचना करने लगा। अमजद ने कहा कि मैं आज तेरी पिटाई किए बगैर नहीं मानूंगा। ये कहकर वे उठा और एक छड़ी उठाकर 2-4 बार बहादुर को हल्की चोटें दे दी। स्त्री ने कहा, इस तरह मारने से इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। देखो सजा ऐसे दी जाती है। ये कहकर उसने 4-6 छड़ियाँ पूरे जोर से मारी और बहादुर बिला उठा और चिल्ला कर रोने लगा। अमजद ने उस स्त्री के हाथ से छड़ी छीन ली और बोला, रहने दो, आखिर वे भी आदमी हैं, जानवर तो नहीं। तुम इतनी बेदर्दी से मार रही हो। बहादुर आंसू पोंछता हुआ उठ खड़ा हुआ और गुलामों की तरह दोनों को मदिरा पात्र भर भर कर देने लगा। जब वे दोनों अच्छी प्रकार खा पी चुके तो उसने एक कमरे में दोनों की शैया तैयार की ताकि रात को सो सकें। शाम होने पर उसने सारे घर में दिए जलाए। काफ़ी रात होने पर जब शहजादा और स्त्री अपने कमरे में गए तो वे खुद बाहर दालान में अपने बिस्तर पर लेट गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर शहजादा उसे बुला सके। दुर्भाग्यवश बहादुर सोते समय बड़े जोर से खर्राटे लेता था। स्त्री को असुविधा हुई तो उसने कहा कि तुम अभी जाकर उस बदतमीज गुलाम का सिर काट दो, वे तो रात भर सोने नहीं देगा। अमजद ने समझा कि वे नशे में बहक कर ऐसा कह रही है। वे बोला, खर्राटे भरना तो ऐसा अपराध नहीं है जिस पर किसी की गर्दन काटी जाए। मुझे तो पहले ही उस पर तरस आ रहा है कि तुमने उसे ऐसी क्रूरता से मारा है। वे बोली, तुम्हें मेरा ज़्यादा ख्याल है या एक तुच्छ गुलाम का। मैं दिल से चाहती हूँ कि उसे मार डाला जाए, आखिर एक गुलाम ही तो है। अगर तुम नहीं मारते तो मैं खुद जाकर उसकी गर्दन अलग करती हूँ। अमजद ने सोचा कि किसी तरह बहादुर की जान तो बचानी ही चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, लेकिन वे मेरा गुलाम है, उसे मैं ही मारूंगा, तुम नहीं। ये कहकर उसने स्त्री के हाथ से तलवार ले ली। स्त्री उसके आगे आगे ये देखने को चली कि अमजद वास्तव में उसे मारता है या यूं ही छोड़ देता है। सोते हुए बहादुर के पास पहुंचकर अमजद ने तलवार निकाली और 2 कदम पीछे हटकर बहादुर के बजाय उस स्त्री की गर्दन पर ऐसा शक्तिशाली प्रहार किया कि उसकी लाश के 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। बहादुर इस आवाज़ से चौंक कर जागा तो देखा कि शहजादे के हाथ में खून से सनी तलवार है और स्त्री के शरीर के दोनों टुकड़े तड़प रहे हैं। उसने आश्चर्य से पूछा कि आपने इसे क्यों ऐसी सजा दी। अमजद ने कहा, अगर मैं इसे ना मारता तो तुम्हारी जान किसी तरह नहीं बच सकती थी। इसके बाद उसने बताया कि वे क्या जिद कर रही थी। बहादुर ने शहजादे के पांव पर सिर रख दिया और कहा, आप बड़े कृपालु हैं, आप ही के कारण मैं इस निर्लज्ज उल्टा के हाथ से मरते मरते बचा। अब मैं इसकी लाश ले जाकर अंधेरे में कहीं फेंक देता हूँ। दिन निकलने पर यह लाश यहाँ पाई गई तो बड़ा झंझट होगा। उसने ये भी कहा, खतरा अब भी है, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी आपको लिखे देता हूँ। इस स्त्री के गहने आदि तो आप ले ही लीजिए। अगर मैं सूर्य उदय तक इस लाश को ठिकाने लगा कर आ गया तो ठीक है, वरना समझ लेना कि मैं पकड़ा गया। ये कहकर वे एक चादर में लाश बांध कर ले चला। रास्ते में उसे दुर्भाग्यवश पुलिस की गश्त मिल गई। सिपाहियों ने गठरी खुलवाकर देखा तो लाश पाई। वे बहादुर को लाश की गठरी समेत थाने में ले गए और प्रमुख अधिकारी से बोले कि ये गुलाम इस स्त्री को मारकर फेंकने के लिए ले जा रहा था। प्रमुख अधिकारी गुलामों के वेश में भी अश्वशाला के प्रमुख को पहचान गया। उसने तय किया कि मुझे खुद इसे सजा देने के बजाय बादशाह के सामने पेश करना ठीक रहेगा।
उसने रात भर बहादुर को मैं लाश के अपने घर में बंद रखा और सुबह दोनों को बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह को ये देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने बहादुर से कहा, तू कितना बेशर्म है, इतना बड़ा अधिकारी होकर भी इस प्रकार निरपराधों की हत्या करता है। तुझे तो जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। ये कहकर उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि इसे चौराहे पर फांसी से लटका दिया जाए। प्रमुख अधिकारी ने सारे शहर में मुनादी करवा दी कि एक अपरिचित स्त्री को मारने के अपराध में शाही घुड़साल के मुख्य अधिकारी को फला चौराहे पर फांसी दी जाएगी। अमजद ने ये मुनादी सुनी तो समझ गया कि बहादुर पकड़ा गया है और फांसी चढ़ाया जाने वाला है। वह फौरन फांसी वाले चौराहे पर चला गया। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, अपराधी ये आदमी नहीं है, मैं हूँ। मैंने उस स्त्री को मारा है क्योंकि वह इसे मारना चाहती थी। ये कहकर उसने पिछले दिन का सारा किस्सा पुलिस अधिकारी को सुना दिया। उसने दोबारा बहादुर और अमजद को मैं लाश के बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अमजद से सारा किस्सा सुनकर पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उसने अपनी सारी कहानी, पिता द्वारा मृत्यु दंड मिलने, भटकते हुए यहाँ आने और 2 दिन पहले छोटे भाई के लापता होने की बात सुनाई। बादशाह ने कहा, इस स्त्री को मारकर तुमने अच्छा काम किया। मैं तुम्हें इसके लिए दंड नहीं दूंगा। बहादुर का तो कोई कसूर नहीं है, इसलिए इसे इनाम देकर इसके पद पर प्रतिष्ठा पूर्वक भेजूंगा। तुम्हें मैं अपना मंत्री बनाऊंगा ताकि तुम्हारे पिता ने जो ज्यादती तुम्हारे साथ की है उसका कुछ तो प्रतिकार हो जाए। मंत्री बनने के बाद अमजद ने सार्वजनिक घोषणा करवाई कि जो भी असद का समाचार लाकर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। उसने सैकड़ों जासूस भी इस काम के लिए नियुक्त किए, किंतु असद का कहीं पता नहीं चला। वह बेचारा उसी तहखाने में बंद रहता और रोजाना बूढ़े की बेटियों बोस्तान और केवाना के हाथ से खूब मार खाने के बाद रोटी का टुकड़ा पाता। धीरे धीरे उसके भेंट चढ़ जाने का दिन आ गया। बूढ़े ने उसे एक जहाज के कप्तान बहराम को सौंपा, जो उसे एक संदूक में बंद कर अपने जहाज में ले चला। जहाज छूटने के पहले अमजद को मालूम हो गया था कि अग्नि देवता की बलि के लिए साल में एक जहाज इस नगर में आया करता है और किसी न किसी मुसलमान की बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है। उसने सोचा कि इस बार कहीं असद ही को तो इस हेतु नहीं भेजा जा रहा है। उसे इस जहाज पर शक हुआ, इसलिए वह खुद भी जहाज पर चढ़ गया और सारे खलासी और व्यापारियों को अलग खड़ा करके अपने सेवकों को जहाज की तलाशी लेने की आज्ञा दी। सेवकों ने अच्छी तरह हर जगह देखा, किंतु असद को संदूक में बंद किया गया था, इसलिए वह ना मिला। इसके बाद जहाज को यात्रा करने की अनुमति दे दी गई। रास्ते में बहरान कप्तान ने असद को संदूक से निकाला, लेकिन उसके पांव में बेड़ियां डाल दी ताकि वे अपनी बलि की बात सुनकर समुद्र में ना कूद पड़े। किंतु जहाज इच्छित ज्वालामुखी के द्वीप में ना पहुंचा। प्रतिकूल वायु और समुद्री धाराओं ने उसे दूसरी ओर मोड़ दिया। कुछ दिनों बाद भूमि दिखाई दी, किंतु जब कप्तान बहराम ने पहचाना कि यह कौन सा देश है तो वह बहुत घबराया। ये भूमि एक मुसलमान रानी मर्जीना का राज्य था। वह अग्नि पूजकों की घोर शत्रु थी। वह अपने देश में किसी अग्नि पूजक को नहीं रहने देती थी, बल्कि उनका कोई जहाज भी अपने बंदरगाहों में नहीं आने देती थी। जहाज वहां के तट पर पहुंचा तो बहरान ने अपने साथियों से कहा, यदि मर्जीना के सिपाही जहाज पर इस कैदी को बेड़ियों में देखेंगे तो मर्जीना जहाज को लुटवा देगी और हम सब लोगों को मरवा डालेगी। इसलिए इस आदमी की बेड़ियां काट दो और इसे नौकरों जैसे कपड़े पहना दो। मैं इसी के हाथ से रानी को रत्नादि की भेंट दिलाऊंगा ताकि रानी भी प्रसन्न हो और ये भी समझे कि मुझे बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। जहाज के लोगों को कप्तान का ये उपाय पसंद आया, क्योंकि इसके अलावा और किसी प्रकार रानी के कोप से बचा ही नहीं जा सकता था। असद की बेड़ियां काट दी गई और उसे दासों जैसे सफ़ेद कपड़े पहनाए गए।
उन लोगों ने उसे बढ़िया खाना खिलाया और झूठा आश्वासन दिया कि यहाँ से निकलकर हम तुम्हें तुम्हारे देश में पहुँचा देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उस बूढ़े के घर पर तुमसे जो दुर्व्यवहार हुआ है वे किसी को ना बताना, वरना हम लोग तुम्हें जीता ना छोड़ेंगे। उन्होंने हर तरह की खुशामद और धमकी से काम लिया। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये कहानी? कहानी का अगला भाग आपको कल मिलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।